चलो भाई, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, अब तक जितना भी हमने सवाल किया, न्यूटन के सारे लॉज लगाए, क्या उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाई थी? नो। नहीं लगाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली लगती है। फ्रिक्शन प्रैक्टिकली लगती है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब यस हम सर। एफबीटीज में, सारे सम्स में, सारे न्यूमेरिकल्स में, सारे अपने कॉन्सेप्ट्स में फ्रिक्शन को साथ में घुसाएंगे। राइट, चलो जी शुरू करते हैं फ्रिक्शन। सबसे पहले तो मुझे बताओ, फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है, क्यों लगती है फ्रिक्शन? ये तो कर रखा होगा हम लोगों ने, बेसिक चीजें। काहे लगती है रे फ्रिक्शन? और काहे लगती है? दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग टाइप हो जाती है तो। इंटरलॉकिंग टाइप हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दो सरफेसेस जब आपस में घिसती हैं तो उन सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनकी वजह से फ्रिक्शन लगती है। या फिर जो रफ सरफेसेस है, मतलब जैसे ऐसा हो गया, जैसे एक रफ सरफेस है, दूसरी रफ सरफेस है, यहाँ पे आपस में इंटरलॉकिंग हो रही है। जब इस सरफेस को, बिल्कुल सरफेस स्मूथ नहीं होती, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो सरफेसेस इरेगुलर होती हैं, ऐसी सरफेसेस होती हैं। ठीक है, तो बीच में अगर ऐसे फंसती हैं तो दीज आर इंटरलॉकिंग बिटवीन दी टू सरफेसेस। फ्रिक्शन का एक कारण ये भी होता है। और जहां पे ये इंटरेक्शन कर रही है, जहां पे बहुत क्लोज आ रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। तो ये दो मेजर रीजन है फ्रिक्शन के। इसीलिए क्या बोलते हैं कि अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो क्या करो? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन करो, राइट। लुब्रिकेशन से क्या होगा, इनके बीच में एक लेयर आ जाती है ऑयल की। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते उतनी, तो इसलिए रिफ्लेक्शन कम हो जाती है। या फिर पॉलिशिंग कर दो, पॉलिशिंग मतलब घिसाई करो उसकी। जो ये सरफेस है, इनमें इंटरलॉकिंग जो है, मतलब ये इरेगुलर सरफेस है, वो कम हो जाती है। पॉलिशिंग से क्या हो जाती है, इरेगुलर सरफेस कम हो जाती है। तो ये तो वो चीजें थी जो हमने पहले भी, मतलब तुम लोगों ने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे वही समराइज कर लेते हैं एक बार, रीजंस ऑफ फ्रिक्शन। एक तो है इंटरलॉकिंग बिटवीन दी irregular surfaces of the two bodies. दूसरा है intermolecular forces between the molecules of the surfaces of the two bodies. ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में हम एक तो हो गया पॉलिशिंग, फिर लुब्रिकेशन, और अच्छा, बस अगर हम बस देखें, बस या ट्रक देखें, उसकी स्पीड इतनी नहीं बन पाती है ना। और अगर अगर बस और ट्रक, मैंने बोला बस या स्पीड, मतलब ना बस या ट्रक की अगर स्पीड देखें वो उतनी नहीं बन पाती, लेकिन अगर हम सेम इंजन एक गाड़ी को दें तो उसकी स्पीड ज्यादा बन पाएगी। रीजन बीइंग, या सेम इंजन, हम दो गाड़ियां मेरे पास, एक है जीप टाइप ऐसी, और दूसरी है यूं ऐसी, जो रेसिंग कार टाइप्स होती हैं। तो भाई द स्पीड ऑफ रेसिंग कार ज्यादा हो पाती है उसकी भाई, सर क्योंकि ड्रैग कम लगता है। ड्रैग कम लगता है, राइट। जो एयर ड्रैग है ना वो कम लगता है, उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, एयर जो होती है वैसे ही निकल जाती है।
ड्रैग कम लगता है। जो ऐसी फ्लैट सी सरफेस होती है वो आगे मत्थे पे लगती है आपके हवा, तो इसलिए ड्रैग जो है वो ज्यादा होता है, एयर का फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। ठीक है जी, तो बस ये सिंपल रेसिंग कार, F1 racing car is more streamlined and has more speed। ठीक है, तो ये कुछ वो है। तो इसके बाद एक सेकंड, ठीक है, तो ये तो सिंपल कुछ रीजंस थे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन थे। अब हम बात करते हैं कुछ नई चीजों की, कि भाई फ्रिक्शन कब लगती है, क्यों लगती है, किधर को लगती है, उन चीजों की बात करेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। यस सर। ठीक है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये हमें पता है। और लगती किधर को है ये हमें देखना है, कब लगती है, कितनी लगती है, इन सब चीजों की डिटेल चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो, तो पहले तो ये लिख लेते हैं, एक पॉइंट बना के लिख लो, फ्रिक्शन इज अ contact force which acts, किस तरफ लगती है, Opposite to the direction of motion. ठीक है, मतलब along the surface लगेगी, perpendicular to the surface लगेगी, Sir, along. it acts along the contact surface। it acts along the contact surface। तो अगर हम इसकी फोटो बनाएं, मेरे पास यह मास m, अब इस पे फ्रिक्शन बनाते हैं, लेट्स से फ्रिक्शन इस पे along the contact surface ऐसे लग रही है, और इस पे एक और कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी होगी, Normal. नॉर्मल, इस तरफ लग रही है, अरे हाँ के ना, ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, और यस और नो। Yes sir. Yes, sir. तो Yes sir. अगर आपसे पूछे कि कोई भाई व्हाट इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, Yes sir. तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ये होगी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ये है, दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। लेट्स से इसको नाम दे दिया हमने, लेट्स से क्या नाम दे दिया, आर। ठीक है, here n is normal force, f is frictional force, r is net मतलब या टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और r का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट विल बी N plus F. n प्लस f, सीरियसली, N vector plus. Root of n square plus f square. रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। Yes. मेरा कहने का मतलब था N vector plus F vector. ठीक है, r विल बी रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये होगा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें एक टर्म और आती है, ये एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, इस एंगल फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये याद करना है आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल। ठीक है जी, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर tan phi लिखें हम, tan phi क्या होगा? n upon f, पक्की है? sorry sir, f upon n. It is f by n. It is f by n. Is the tan phi, tan of angle of friction. Now, इसके बाद हम एक फॉर्मूला करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का। चलो अभी मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स का होता है म्यू इनटू n डिवाइड बाय ये n आ जाएगा, तो मेरे पास tan phi जो आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू। अब म्यू क्या चीज है ये तुम लोगों को पता नहीं है ऑब्वियसली, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख लो, आज ही पता लग जाएगा म्यू क्या है। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी म्यू की। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलो जी, अब हम बढ़ते हैं फ्रिक्शन कब लगता है, किस तरफ लगता है, इस डिस्कशन पे। नाउ टेल मी, मेरे पास इस ग्राउंड पे मान लो एक ये डब्बा पड़ा है जिसका मास है m। ठीक है, टेल मी कि फ्रिक्शन किस तरफ लग रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हियर? आपने आंसर मुझे चैट में भेजना है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, 4 ऑप्शन है। विद्योत्मा, अनुष्ठा, विष्णु, कभी क्या, ये क्या नाम है तुम्हारा? स्पेलिंग गलत है क्या? कविता है? ऑपोजिट इमोशन ऑन ब्लॉक। नहीं, मैंने बोला ये ब्लॉक पड़ा है इधर, इट इज नॉट मूविंग। द ब्लॉक इज एट रेस्ट। टेबल पे डब्बा रख दिया है या ग्राउंड पे एक डब्बा रख दिया, तो उसको बताना है। चलो, देवनूर और अनुष्ठा को लगता है राइट और विद्योत्मा को लगता है डाउनवर्ड्स। ओके, विद्योत्मा, Yes sir. पहली बात, फ्रिक्शन किस तरफ लगती है, अलोंग द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस? Sir, along. तो परपेंडिकुलर तुमने तो लगा दी, डाउनवर्ड है ना? Sir, move तो करेंगे। वो तो गड़बड़ हो गई है ना, मूव तो करनी थी। उलझावा यही है। तो तुम नाम तो बता दो अपना। कवीफा, तुम्हारा नाम सच में कवीफा है? अरे, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध गोयल ने एक अनोखा जवाब दिया है। अनिरुद्ध इज सेइंग नो फ्रिक्शन, बाकियों को लगता है राइट। हाँ भाई अनिरुद्ध। सर जब तक मूव नहीं करेगा तो हम्म, हम क्या फ्रिक्शन कैसे सोचेंगे क्या लग रही है? ये तो रेस्ट पे है। ये तो रेस्ट पे है, तो मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे होती तो फ्रिक्शन नहीं लगता? तब पता नहीं सर। कंफ्यूजन हो गई रे, कंफ्यूजन। चल, लगती है सर, अगर बॉडी रेस्ट होती लगती है है। यस सर। किस तरह लगती है?
सर ये नहीं पता किस तरफ लगती है, बस पता है कि लगती है। अच्छा, बस लगती है, इतना बताएं। मतलब मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन सुना हुआ है नाम। नाम सुना हुआ है इसलिए लगती है, ठीक है। चलो इसका तुम तीनों का आंसर में मान के, किस किस का, दिवनूर का, अनुष्ठा का। अनुष्ठा, यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग कि राइट क्यों बोला तुमने? सर पिछली एग्जाम्पल मतलब आपने वहां राइट ही बनाई थी इसलिए। अच्छा, वहां पे रहेगा। ठीक है, अरे ऐसा जरूरी नहीं होता। चलो मान लो अब दिवनूर भी कह रही है कि राइट को है उसको, लेकिन ये नहीं पता कि हाँ लगती है मतलब, लेकिन है ना। चलो मान लो, मान के चलते हैं कि राइट को लग रही है। अब राइट को अगर फोर्स इस पे लग रही है, इस डब्बे पे राइट को फ्रिक्शन लग रही है, और कोई फोर्स इस पे लग रही है एक्स डायरेक्शन में, नो सर। तो नेट फोर्स किस तरफ No. होगी? राइट। राइट। तो ये डब्बा राइट की तरफ मूव नहीं करने लग जाएगा? मतलब हमने जमीन पे एक डब्बा रखा और वो चलने लग गया और हम भाग गए। ऑब्वियसली हम भागेंगे, मैं तो नहीं पास खड़ा हूंगा अगर डब्बा खुद ही चलने लग जाएगा है। नीचे टॉम एंड जेरी भी नहीं है उसके। हाँ भाई बोलो, क्या डब्बा खुद ब खुद चल सकता है? नो सर। नो नहीं, सर। नो सर। नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस पे फ्रिक्शन राइट को नहीं लगेगी। सेम केस अगर मैं लेफ्ट को लगा दूंगा, सेम भी दिक्कत हो जाएगी, परपेंडिकुलर लग ही नहीं सकती। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन एक्चुअली में लगी नहीं रही। अनिरुद्ध वाज राइट, फ्रिक्शन यहाँ पे लगी नहीं रही। इनफैक्ट अनिरुद्ध वाज पार्शियली करेक्ट, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रही रे। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, लेकिन अब मेरे को एक दुविधा है। दुविधा ये है कि ये डब्बा है वही वाला, भारी सा है, मान लो एक फ्रिज है, फ्रिज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको धक्का मारना स्टार्ट कर दिया। मैंने नहीं, एक बच्चा है छोटा सा, उसने इस तरह धक्का मारना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट बच्चा इज अप्लाइंग फोर्स एफ ऑन दैट फ्रिज, ठीक है। अब क्या इस फ्रिज पे फ्रिक्शन लग रही है? ये अभी भी रेस्ट पे है, फ्रिज इज नॉट एबल टू मूव। वो बच्चा बेचारा इतना कमजोर है, वो फ्रिज को नहीं हिला पा रहा। नहीं, वो क्या कमजोर है, तुम लोग कौन सा हिला पाओगे फ्रिज को, या हिला दोगे? सर हिला ही देंगे। हिला देंगे सर। अच्छा, नहीं डिपेंड करता है कितना बड़ा फ्रिज है, छोटे वाला है बड़े वाला है। बड़े वाला तो नहीं हिलेगा, ये तो गारंटी है, डबल डोर जो बड़ा वाला होता है। चलो ये बच्चा नहीं हिला पाया, रेस्ट पे, तो अभी इस पे फ्रिक्शन लग रही है फ्रिज पे? नहीं लगेगी सर। लगेगी। लग रही है। अश्मीत कह रही नो, अनिरुद्ध कह रहा है यस, और कौन बोला? विदोत्मा क्या कह रही है? सर यस। लगेगी। किस तरफ लगेगी? सर लेफ्ट। लेफ्ट। अनिरुद्ध क्या कह रहे हैं? सर जहाँ जिस डायरेक्शन में बच्चा फोर्स लगा रहा है उसके ऑपोजिट लगेगी। उसके ऑपोजिट लगेगी। क्या बाकी को भी यही लग रहा है? यस सर। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है रे, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। इस पे फ्रिक्शन लगेगी लेफ्ट को। अरे कैसे लग पता लगा अपने को? अगर फ्रिक्शन ना लगती तो नेट फोर्स किधर थी? राइट। राइट। तो फ्रिज मूव करता, यस सर। लेकिन ये कर नहीं था, मतलब नेट फोर्स हैज टू बी 0। तो मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगी? लेफ्ट। लेफ्ट को। एंड दीज टू हैव टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात। अभी तो नेट रेस्ट पे है फ्रिज, अरे हाँ के ना। यस। ठीक है, तो ये भावना समझ गए फ्रिक्शन। अगर तो बॉडी सिंपली पड़ी है, उस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उस पे फ्रिक्शन भी नहीं लगेगी,
यस और नो? Yes. यस सर। लेकिन अगर कोई बॉडी पड़ी है लेकिन उसको हम धक्का मार रहे हैं तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? ऑपोजिट टू दी Opposite to the direction of force. ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब मान लो एक कंफ्यूजन मेरे को और है, वो ये है, ये डब्बा है, इधर अनुष्ठा आई, अनुष्ठा कहती है हम तो मार देंगे सब धक्का, ठीक है, अनुष्ठा ने मारा धक्का, फ्रिज हिला दिया, अब फ्रिज जा रहा है इधर, अनुष्ठा इधर से फोर्स लगा रही है, अब फ्रिक्शन किधर लग रही है? अभी भी सर Right. किधर? सर लेफ्ट। अपनी लेफ्ट साइड पे लग रही है। अभी भी लेफ्ट साइड को लग रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी अनुष्ठा को ज्यादा पता, वो ही ला रही है फ्रिज, तो है ना अनुष्ठा? सर अब लेफ्ट को ही लगेगी। लेफ्ट को लगेगी। अब मान लो फ्रिज नहीं है, एक छोटा सा डब्बा है, ठीक है, हमने क्या किया, नहीं ऐसे नहीं, लेट्स से वो रैंप पे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, वो ऐसे खिसकता आ रहा है, हमने क्या करना है, इसको रोकना है, तो हम फोर्स किधर लगाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट, जोर से लगाएंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, हाँ कि ना? यस तो सर। फोर्स लग रही है इधर, ये डब्बा आ रहा है इधर इधर इधर, हमारे पैर थोड़ी घिसक रहे हैं, फीलिंग आ रही है? यस सर। अब फ्रिक्शन किधर लगेगी? फोर्स हमने ऊपर को लगाई, सर ऊपर को ही। सर ऊपर को ही लगेगी। पक्की गल है? यस सर। यस सर। फोर्स, अप्लाइड फोर्स भी ऊपर को है और फ्रिक्शन भी ऊपर लगेगी, यस सर। क्यों? सर क्योंकि नीचे की तरफ डब्बा जा रहा है। यस, डब्बा नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन, डज फ्रिक्शन एक्ट ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स? सर नॉट नेसेसरीली। नो, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन। बात समझ में? Yes, sir. यस सर। इस डायरेक्शन, मोशन किधर है? इधर नीचे को, तो फ्रिक्शन लगी ऊपर को, इसमें मोशन इधर है तो फ्रिक्शन लगी पीछे को। जो फ्रिज नहीं हिला था उसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर थी? राइट। राइट को, तो फ्रिक्शन किधर लगी? लेफ्ट। Left. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा किधर बनानी है? या तो ऑपोजिट टू द मोशन या फिर ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ मोशन। अप्लाइड फोर्स नहीं देखेंगे, बात समझ में आई? यस पर यहाँ सर। की बिल्कुल ठीक। तो ये कहानी है फ्रिक्शन की, ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, जब बॉडी रेस्ट पे थी, ये फ्रिक्शन जो कि लेफ्ट में लग रही थी, हमने इस पे मान लो 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी हिली नहीं, तो फ्रिक्शन कितनी होगी? सर 1 न्यूटन से ज्यादा। 1 न्यूटन से ज्यादा, मतलब मान लो 2 न्यूटन। तो राइट में फोर्स लग रही है 1 न्यूटन, लेफ्ट में लग रही है 2 सर न्यूटन। 1 न्यूटन ही होगी शायद। इट विल बी 1 न्यूटन रे, इट विल बी 1 न्यूटन। अरे तभी तो नेट फोर्स क्या आएगी? 0। Cancel out. हाँ, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगी, तभी तो बॉडी किस पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। बॉडी हमें रेस्ट पे रखनी है, मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अप्लाइड फोर्स कर दी 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? 2 न्यूटन। यस, तभी नेट फोर्स कितनी है? 0। 0. तभी बॉडी किस पे है? Rest पे. अब मैंने अप्लाइड फोर्स कर दी 3 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितनी होगी? 3 न्यूटन। कितनी होगी? 3 न्यूटन। यस, इट विल बी 3 न्यूटन।
तभी बॉडी किस पे आएगी, किस पे रेस्ट रहेगी? पे। टेस्ट पे। तो एक चीज तुम लोग नोट कर रहे हो, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा किसके बराबर है? अप्लाइड अप्लाइड फोर्स की। अप्लाइड फोर्स के। एंड दिस फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ये खुद को एडजस्ट कर रही है टू सेट इट इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। दैट इज व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। चमका, यस घुसा दिमाग में? यस सर। Yes. ठीक है, ठीक है जी। चलो अब हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो अब हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, चलो जी लिखना शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बना लो। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। सर जो आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा था उसमें आप क्या कह रहे थे, म्यू क्या है? म्यू भी बताऊंगा, ये कह रहा था मैं, वैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो। ओके सर। Static friction, it acts when the body is at rest and has some tendency of motion. ठीक है, एंड इसकी डायरेक्शन of static friction is Opposite to that of the applied force. opposite to the tendency of motion रे, Yes sir. opposite to the tendency of motion. ठीक है, दूसरी है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, अंग्रेजी आती है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, काइनेटिक मतलब Motion. मोशन, काइनेमेटिक्स है ना, काइनेटिक इज मोशन। तो इट एक्ट्स when the body is in motion, and direction is opposite to the direction. मोशन। kinetic friction is opposite to the tendency of motion था, इधर क्या आएगा? To the motion of the body, opposite to the motion of the body. ठीक है, मतलब ये याद रखना कि and not opposite to the applied force। ठीक है, फोटो बना लेते हैं इसकी साथ में ताकि तुम लोग भूलो ना।
ठीक है, इसमें ये रेस्ट पे है, राइट, और इसमें 4 केस बनाते हैं यार। ठीक है, इसमें रेस्ट में है और कोई अप्लाइड फोर्स भी नहीं है, एंड अप्लाइड फोर्स भी कितनी है इसमें, 0 है। तो फ्रिक्शन कितनी होगी इसमें, 0. 0। ठीक है, ये वाला रेस्ट पे है बट अप्लाइड फोर्स इज नॉन जीरो, तो फ्रिक्शन क्या होगी, इज इट 0 नॉन जीरो, Non-zero. नॉन जीरो। इट इज नॉन जीरो। फ्रिक्शन हियर इज नॉन जीरो, एंड इन फैक्ट फ्रिक्शन है जो किसके बराबर होगी, फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड के बराबर होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी उल्टी इस तरफ। अच्छा, इसमें हम बॉडी को ले जाते हैं मोशन में, मान लो अप्लाइड फोर्स मान लो नॉन जीरो है, इस तरफ लग रही है अप्लाइड फोर्स, तो इसमें फ्रिक्शन इज ऑब्वियसली नॉन जीरो, फ्रिक्शन लगेगी ऑपोजिट। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी तो 0 है, इसमें मान लो वेलोसिटी इसी तरफ जाएगी, वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैंने इसलिए वेलोसिटी बनाई है। अब मान लो इसमें वेलोसिटी है जो वो इस तरफ है, और अप्लाइड फोर्स है ऊपर की तरफ। अब इसमें फ्रिक्शन हम किधर को बनाएंगे, ऊपर या नीचे, ऊपर। राइट, ऊपर बनेगी। इसमें मोशन है, अप्लाइड फोर्स भी नॉन जीरो है, फ्रिक्शन भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो फ्रिक्शन या तो ऑपोजिट टू मोशन लग रही है या फिर ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन लग रही है। ठीक है, Yes. यस सर। ओके। फ्रिक्शन में हमने ये लिख लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन में ये लिख लिया कि इट इज, चलो डायरेक्शन के बारे में लिख लिया, मैग्नीट्यूड अलग अलग लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, Force. अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, राइट। The static friction is always equal and opposite to the applied, to the
net applied force on the body। ठीक है, इसके लिए अगर हमें एग्जांपल बनानी है तो बना सकते हैं। जैसे इसमें अप्लाइड फोर्स लेट्स से 0 है, तो फ्रिक्शन कितनी होगी? 0। 0 हाँ, इसमें मान लो मैंने अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन कर दी, तो फ्रिक्शन कितनी होगी? 1 न्यूटन। इसमें मैंने मान लो अप्लाइड फोर्स कर दी 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? न्यूटन। इसमें मान लो मैंने अप्लाइड फोर्स कर दी 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? 5 न्यूटन। ये सारे रेस्ट वाले केसेस, अभी फिलहाल मूव नहीं कर रही बॉडी, ये सब स्टैटिक है। That is F is equal to ठीक है। लेकिन मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी। विल दिस हैपन फॉर इनफिनिट टाइम, या कभी ना कभी तो ऐसा होगा बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी? यस सर यस, तो कभी ना कभी तो बिल्कुल करेगी। अब अनुष्ठान ने इतना जोर लगाया, मान लो फ्रिज पहले नहीं हिला, बाद में तो हिल गया। ठीक है, तो क्या है, कभी ना कभी तो बॉडी मूव करेगी ही करेगी। वो पॉइंट जब बॉडी जस्ट स्टार्ट कर देती है मूव करना, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या बाउंड्री केस है जो। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम लगती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लगती है। जैसे ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हम फोर्स को थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं, मान लो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन थी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकती, तो जैसे ही मैं 10.0001 फोर्स करूंगा तो बॉडी स्टार्ट कर देगी मूव करना। अरे आके ना, यस सर ठीक है। तो उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। The maximum static friction which can act between any two pair of surfaces is called limiting। लिमिट मतलब लिमिट हो गई भाई, अब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, that is FS। FS मतलब F स्टैटिक, पैर में मैक्स डाल दिया तो मैक्सिमम, और FS लिमिटिंग, पैर में लिमिट लिम डाल दिया मतलब दिस इज लिमिटिंग। मैक्सिमम या लिमिटिंग एक ही बात है, और इसका फॉर्मूला होता है। हाँ जी सर, बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ सरफेसेस का मतलब ये है ना, बिटवीन टू सरफेसेस, मतलब जो पेयर, उनका एक हाँ, पेयर। बिटवीन, हाँ, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ सर्फेसेस की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यस सर। सर्फेसेस बदल देंगे तो फ्रिक्शन बदल जाती है। ओके सर। तो इसका और जो फॉर्मूला होता है एफएस मैक्स का या फिर और एफएस लिमिटिंग का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू एस इंटू एन। फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे म्यू क्या चीज है, एन क्या चीज है। म्यू, एन तो पता है हमें क्या है, यस सर इट इज
नॉर्मल फोर्स, जो भी नॉर्मल, जैसे भी हम निकालते आ रहे हैं आज तक हमने निकाला है नॉर्मल फोर्स, ये वही नॉर्मल है और कोई डिफरेंट नॉर्मल नहीं है। जो म्यू एस है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस, नेचर ऑफ द पेयर ऑफ सर्फेसेस पे डिपेंड करता है। लकड़ी और लोहे का डिफरेंट होगा, दो आयरन पीसेस का डिफरेंट होगा, ग्लास एंड रबर का डिफरेंट हो, मतलब दो, कोई भी दो पीसेस, दो पेयर ऑफ सर्फेसेस ले लो, हर एक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम। नोटेड यहां तक? Yes. ठीक है, तो मतलब जो एफएस है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन? राइट विद्योत्तमा, इट इज 0। अरे मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0 कब? When applied force is 0. करेक्ट, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 0। एंड मैक्सिमम एफएस कितनी हो सकती है? Mu s. इट इज म्यू एस इनटू एन, ये ऊपर लिखा हमने, ये मैक्सिमम हो सकती है। कोई चक्कर वाली बात? वो आगे ना, सर ये जो हमने लिखा है एक्सप्रेशन, ये सिर्फ मैक्सिमम के लिए ही है। ये मैक्सिमम के लिए, देखो एफएस मैक्स इसलिए पैर में लिख रहे हैं उसके, ठीक है। बाकी फ्रिक्शन तो उसके लिए पहले लिख लिया हमने पॉइंट, ये देखो इट इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड नेट अप्लाइड फोर्स जो भी बचेगी बनेगी उसमें। लेकिन ये हम कहां तक मैक्सिमम जा सकती है? 1 2 3 4 5, मान लो 10 है मैक्सिमम, तो 10 तक मैक्सिमम जा सकती है, समझ गई? यस सर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ उसका देखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, एफ, उसका सिंबल होता है एफ के। एफ के मतलब काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। एन यहाँ पे वही चीज है नॉर्मल, म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन, एन है नॉर्मल फोर्स, म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वेरी नहीं करता। वेरिएबल फ्रिक्शन कौन सी है, स्टैटिक वाली या काइनेटिक वाली? स्टैटिक वाली, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। अच्छा, उसमें हमने सेल्फ एडजस्टिंग वाली लाइन नहीं लिखी है ना, बता दिया था मैंने, यहाँ पे लिख लो जरा, बीच में जगह होगी इधर। स्टैटिक फ्रिक्शन is the self-adjusting force because it adjusts its value, because क्या हो गया, क्या करती है ये, because जितनी फोर्स होती है उतनी कुछ बन जाती है।
because it adjusts its value according to the applied force, net applied force. ठीक है, चलो अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, म्यू एस और म्यू के वैसे तो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा अंतर होता है दोनों में, लेकिन वो जो नेग्लिजिबल अंतर है, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, वो थोड़ा सा जो अंतर है कौन सा ज्यादा होना चाहिए, म्यू एस या म्यू के? सर क्वेश्चन सोचो। रिपीट करना। मैंने कहा म्यू एस ज्यादा होना चाहिए, म्यू के ज्यादा होना चाहिए? विद्योत्मा क्यों लग रहा है ऐसा? सर क्योंकि जब वो मूव करेगा तब मतलब इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जितनी तेज तेज वो मूव करेगा। देखो नहीं, तेज और स्लो की चक्कर नहीं है, चक्कर ये है जब दो ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे दो सर्विसेज आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे हैं, स्टैटिक है, तब उन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी क्योंकि वो रेस्ट में है। जब दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की लेयर दूसरे के ऊपर चल रही है, घूम रही है, तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। ये तो नेचुरल सी बात है, कॉमन बात, मतलब सिंपल बात है। यस और नो? यस सर। तो Yes. इसीलिए जो म्यू एस है वो स्लाइटली ज्यादा होता है किससे? म्यू एन से। म्यू ओ सॉरी, म्यू के से, म्यू एन नहीं, म्यू के से। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, टेक म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एन, तो बराबर ले लो, मतलब एक ही म्यू दे रखा है आपको, म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दे रखे, तो दोनों सेम ही ले लो। ठीक है, मतलब if one value of mu is given in question, then take mu s is equal to mu k। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो गई, लेकिन अदरवाइज लॉजिक पता लग गया? Yes, sir. ठीक Yes. है, तो इससे अगर मैं दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि mu s into n is greater than mu k into n, है ना? तो इससे ये भी आएगा कि भाई mu s into n क्या होता है? fs limiting is greater than fk। अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, तो इसका मतलब ये हुआ जब बॉडी अभी रेस्ट पे थी, उस पे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन थी, जैसे ही फोर्स 10.10 हुई या 10.00001 हुई, वैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जो फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगी वो पहले स्टैटिक लग रही थी, अब क्या लगेगी? kinetic। अब काइनेटिक लगेगी। और पहले अगर 10 लग रही थी, मान लो वो अभी 9.5 रह गई, तो अभी कितनी फ्रिक्शन लगेगी, 10 या 9.5? 9.5। 9.5.
9। सर ये बात दोबारा बोल दो। दोबारा बोल दूं? मैंने बोला, मैंने मान लो एफएस लिमिटिंग जो है 10 न्यूटन है, तो जैसे ही फोर्स मैंने 10.000001 की, बॉडीज विल स्टार्ट मूविंग। यस सर। जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगी तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? विल इट बी एफएस मैक्स या एफके? एफके। लेट्स से इट इज 9.5, तो भी फ्रिक्शन 9.5 लगेगी, 10 लगेगी? 9.5। हाँ, ये बोला था मैंने। तो मतलब सर मतलब फ्रिक्शन में ड्रॉप आ जाता है। 9.5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो कम ही होएगी उससे। हाँ, कम होगी, हल्का सा फ्रिक्शन में ड्रॉप आ जाता है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो अभी वो ड्रॉप जो है वो हमें ग्राफ में भी शो करना पड़ता है। ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो तुम में से कोई उसको एक्सप्लेन कर देना। ये है F, ये है अप्लाइड फोर्स, this is Fs max, ज्यादा छोटा हो गया, दिख रहा है तुम लोगों को? ये है Fs मैक्स और ये है Fk। हाँ भाई, तो इसमें स्टैटिक रीजन कौन सा है बताओगे मेरे को? सर जो वो स्लोप मतलब स्लंटिंग है। यस, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ साथ वेरी कर रही है? राइट फोर्स। अप्लाइड फोर्स के साथ। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। सर नो? Yes. यस सर। एंड क्या ये दोनों बराबर हैं? यस सर। अगर दोनों बराबर हैं तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, दिस विल बी 45 डिग्रीज, बिकॉज ये बराबर है। ये जो पॉइंट आया बिल्कुल ऊपर वाला, ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यस सर। जैसे ही इसको क्रॉस होता है तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। यस सर। तो फ्रिक्शन में थोड़ा सा डिप आ गया, तो Fk थोड़ा सा इससे कम बना दिया मैंने। यस। तो मतलब काइनेटिक वाला हिस्सा ये वाला हुआ। यस सर। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये ग्राफ एज इट इज आ चुका है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्लियर है ग्राफ? Yes, यस sir. सर। ठीक है, बन गया ग्राफ? नो सर। अच्छा, बना दो। इसके सवाल जो हैं वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। फ्रिक्शन का आज होमवर्क नहीं है। तुम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर दो विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस अभी छोड़ के बाकी तुम काम करना स्टार्ट कर दो। Yes, sir. ठीक है, we'll be discussing exercise 2 sometime maybe in this week और next week तो हो ही जाएगी वो, स्टार्टिंग में ही। ठीक है।
यस सर। चैप्टर जो है इस वीक में ऑलमोस्ट नजदीक लग जाएगा खत्म होने के। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। सर अगले टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा? थैंक यू सर। वो शाम तक पता लग जाएगा। ओके ठीक है। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है जी, बाय। Thank you, sir. ओके बाय।